अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमें इसोफेगस की बात करनी है। तो इसोफेगस जो है वो क्रिकॉइड कार्टिलेज से स्टार्ट होकर गैस्ट्रिक कार्डिया तक जाती है, ये स्टमक की ओपनिंग तक। 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। 6 वर्टिब्रा के लेवल से ये शुरू होती है और 10th वर्टिब्रा के लेवल से ये डायफ्राम को पास करती है। इस 25 सेंटीमीटर में से सिर्फ 2 से 4 सेंटीमीटर वाला का जो पार्ट है वो एब्डोमेन में होगा, बाकी सारा थोरैक्स में होगा। और जो एब्डोमेन में पार्ट होता है वो एज अ वोल्व एक्ट कर रहा होता है, जो कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स से प्रिवेंट कर रहा होता है। अच्छा, अब इसोफेगस में अपर स्फिंक्टर है, एक लोअर स्फिंक्टर। जो अपर स्फिंक्टर है वो प्रॉपर एक मसल से बना होता है, क्रिकोफरेंजियस से। लेकिन जो लोअर स्फिंक्टर है उसमें प्रॉपर कोई मसल नहीं होता, सिंपली इसोफेगस के स्मूथ मसल्स होते हैं। बट उसको हम स्फिंक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। 3 to 5 सेंटीमीटर का प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है। 3 to 5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और हाई प्रेशर होता है। और वो जो है ना वो भी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अगर मैं आपको अपर और लोअर इसोफेगस के स्फिंक्टर में कुछ डिफरेंसेस बताऊं तो अपर की लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर है, लोअर की लेंथ भी ऑलमोस्ट 3 to 4 सेंटीमीटर होती है। अपर में जो प्रेशर है वो 60 mmHg तक का होता है, लोअर इसोफेजियल में प्रेशर जो है वो 10 to 25 mmHg तक का होगा। अपर में मसल्स जो है वो क्रिकोफरेंजियस मेन मसल है, इसके अलावा इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर का डिस्टल पोर्शन भी आता है। लेकिन लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में स्मूथ मसल्स ही होते हैं इसोफेगस के। ठीक है, ये 2 से 3 पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट हमने देख लिए हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि जब ये डायफ्राम को पार्स करती है, वहाँ पर एक थिकनिंग हो जाती है फेशिया की, जिसको फ्रेनिको इसोफिजियल लिगामेंट कहते हैं। और इसोफिगस की नॉर्मल जो कंस्ट्रिक्शंस होती हैं वो 3 होती हैं। एक होती है बिल्कुल स्टार्टिंग पे, बिगनिंग ऑफ इसोफिगस पे, जो कि क्रिको फेरेंक्स के लेवल पर होती है और वो 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपर इंसिजर उसका डिस्टेंस होता है। दूसरी जो कंस्ट्रिक्शन है वो उस लेवल पर होती है जहाँ पर आर्च ऑफ एओर्टा जो है वो गुजरती है और इसको क्रॉस करती है इसोफिगस को। वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होती है अपर इंसिजर से। और इसको इधर आर्च ऑफ एओर्टा गुजरती है। थर्ड जो कंस्ट्रक्शन होती है वो होती है जहाँ पर डायफ्राम को इसोफेगस पास करती है, वो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होती है। तो उसको आपने बार्ड के निमोनिक से याद रखना है। बी से होता है बिगनिंग ऑफ इसोफेगस यानी क्रिकोफेरेंक्स के लेवल पर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन होगी। ए आर्च ऑफ एओर्टा के लेवल पर जो है ना वो दूसरी कंस्ट्रक्शन होगी। और डी जो है ना वो है जी डायफ्राम, तीसरी कंस्ट्रक्शन डायफ्राम के लेवल पर होगी। इसमें जो एल है ना बार्ड, वो एल ये शो कर रहा है कि लेफ्ट मेन ब्रोंकस, क्योंकि जिस लेवल पर इसोफिगस को आर्च ऑफ एओर्टा क्रॉस करती है ना, उसी लेवल पर लेफ्ट ब्रोंकस भी क्रॉस कर रही होती है। तो इस तरह से बार्ट के निमोनिक से आपने ये 3 से 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसोफिगस की ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है। तो इसोफिगस थोरक्स में से गुजर रही थी, फिर एब्डोमेन में एंटर हो रही थी। ये अपनी ब्लड सप्लाई डिफरेंट आर्टरी से लेती है। सबसे पहले अगर सर्वाइकल रीजन में बात करें तो सर्वाइकल रीजन जहाँ से क्रिकोइड कार्टिलेज के पास से शुरू हो रही है, वहाँ पर इसने अपनी ब्लड सप्लाई लेनी है इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी से, क्योंकि वहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड पड़ा हुआ है ना। तो इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी से लेनी है। उसके अलावा ये ब्रोंकियल आर्टरी से अपनी सप्लाई लेती है और डायरेक्टली ये थोरेसिक एओर्टा से ब्रांचेस लेती है जब ये थोरैक्स में आती है। और एब्डोमेन में जब ये आ जाती है तो वहाँ पर ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से ब्रांचेस लेती है। इसके अलावा इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से ये ब्लड सप्लाई लेती है। इसकी जो मतलब दोबारा से अगर ब्लड सप्लाई को रिवाइज करें तो सर्वाइकल रीजन में इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी से, थोरैक्स में मेन एओर्टा से, और एब्डोमेन में गैस्ट्रिक और फ्रेनिक आर्टरी से। आसपास के स्ट्रक्चर से ही ले रही है ना सप्लाई। वेनस जो इसका ड्रेनेज है वो इंफीरियर थायरॉयड वेन्स में जाती है इसकी वेनस ड्रेनेज। इसके अलावा हेमीजाइगस और एजाइगस वेन में जाती है थोरैक्स के लेवल पर और एब्डोमेन के लेवल पर पोर्टल सर्कुलेशन में। अच्छा, कनेक्शन जो है वो इनकी वेन का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमने इस लेवल पे कनेक्शन देखा है पोर्टल सर्कुलेशन का, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का इसोफिगस के लेवल पे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब वो होता है ना लिवर सिरोसिस होता है तो आपको पता है कि ये जो कनेक्शन है ये डिस्टेंड कर जाते हैं और फिर यहाँ से ब्लीड भी होता है, तो इसको इसोफिजियल वायरसिस कहते हैं। तो इसीलिए होता है क्योंकि जो थोरैक्स लेवल पे इसोफिगस का वेनस ड्रेनेज है वो जा रही है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, एजाइगस वेन में, और एब्डोमेन के लेवल पे जो इसोफिगस की ड्रेनेज है वो जा रही है पोर्टल सर्कुलेशन में। तो इस तरह से डिस्टल पोर्शन ऑफ इसोफिगस में ना सिस्टेमो पोर्टो या पोर्टो सिस्टेमिक जो है ना वो बन रहा होता है। क्या उसको कहते हैं को मुझे भी याद नहीं आ रहा, मतलब आपस में ये दोनों सर्कुलेशंस मिल रही होती हैं। अच्छा, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स जो है या ये कब होता है? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स नॉर्मल लोगों में भी हो रहा होता है, लेकिन जब ये सिम्टम्स कॉज करना शुरू कर दे तो उसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। अब 3 से 4 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्दी पीपल में प्रिवेंट कर रहे होते हैं इस डिजीज को। सबसे पहले तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर आ जाता है, जिसको मैंने बताया था कि 3 to 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, हाई प्रेशर एरिया है और इसोफेजियल के स्मूथ मसल का ये बना होता है। इसमें जो 10 से 25 mmHg का प्रेशर होता है और इस वजह से ये प्रिवेंट करता है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ना जाए ऊपर इसोफेगस में। दूसरी जो फैक्टर होता है वो होता है लोअर एंड ऑफ इसोफेगस जो एब्डोमेन में प्रेजेंट है, वो एज अ वोल्व एक्ट कर रहा होता है कि अगर कभी एब्डोमेन का प्रेशर रेज भी करेगा तो वो जो लोअर पार्ट है इसोफेगस का वो वोल्व की तरह ऊपर को बंद हो जाएगा और फिर जो कंटेंट है गैस्ट्रिक के वो इसोफेगस में नहीं जाएंगे। थर्ड जो फैक्टर है वो नॉर्मल पेरिस्टालसिस मूवमेंट है। इस मूवमेंट की वजह से इसोफेगस के जितने भी कंटेंट है सारे वो स्टमक में एंटर होते हैं। और फोर्थ जो है वो एंगुलेशन है कि डायरेक्टली 90 के एंगल पे इसोफेगस जो है वो नहीं इंटर होती स्टमक में, बल्कि एंगल सा बन रहा होता है। वो इसलिए बन रहा होता है ताकि रिफ्लक्स ना हो जाए स्टमक का
जो कंटेंट है वो डुओडेनम में ही आगे जाए, बल्कि वापस इसोफेगस में ना आए। अब ये तो हो रहा होता है ना नॉर्मल लोगों में। जिन लोगों में रिफ्लक्स डिजीज होती है उनमें क्या होता है कि उनमें जो ट्रांजिएंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन है ना, ये ज़्यादा होना शुरू होता है, इनका इंक्रीज हो जाता है। अब ये ट्रांजिएंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन क्या है? ये ऐसा होता है कि जब फूड जो है वो स्टमक में जाता है, तो स्टमक में जो एयर होती है उसने भी तो कहीं बाहर स्केप करना होता है ना, क्योंकि अब उसके अंदर फूड आ गया, तो उसको स्केप करने के लिए इसोफिगस का जो स्फिंक्टर है लोअर, वो थोड़ी देर बाद थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होता है, ताकि जो एयर है वो स्केप करके आ जाए इसोफिगस में, और फिर वो बंद हो जाता है। ये ट्रांजिट मतलब नॉर्मल लोगों में हो रही होती है एयर स्केप के लिए। लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं गर्ड के, उनमें क्या होता है कि ये ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ट्रांजिट जो रिलैक्सेशन है बहुत ज़्यादा होना शुरू होती है। इस वजह से जो स्फिंक्टर है वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, और फिर जो फूड है वो स्टमक से इसोफिगस में आने लगता है। और 60% जो पेशेंट जो उनमें ये मैकेनिकली डिफेक्ट होता है कोई लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का, उस वजह से गर्ड हो रहा होता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर अगर देखे जाए तो 20 लोगों में यूजुअली ये डिजीज होती है, प्रेगनेंसी में हो सकती है क्योंकि इसमें भी एब्डोमिनल प्रेशर रेज करता है, फैट, अल्कोहल, लार्ज मील लेने से, स्पाइसी डाइट, स्मोकिंग, हाइटर हर्निया, ये सारे फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, अब आगे क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसका जो गट के मेन फीचर्स हैं वो एक तो हार्ट बर्न है, ठीक है, रीगजिटेशन है, डिस्फेजिया। हार्ट बर्न और रीगजिटेशन आपने अच्छे से याद रखना है, लेकिन इसमें डिस्फेजिया भी होता है। ये ट्राइएड होती है गट की। हार्ट बर्न का मतलब होता है रिट्रोस्टर्नल बर्निंग सेंसेशन, रीगजिटेशन का मतलब होता है कि एफर्टलेस रिफ्लक्स होता है, यानी खाना जो है वो ओरल कैविटी में वापस आता आ जाए, और इसका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट इसमें इंटर हो चुके होते हैं। और उसके बाद कुछ एटिपिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। एटिपिकल सिम्टम्स आते हैं कि जब रिफ्लक्स होता है बार बार फूड का, तो वो लेरिंक्स में या ट्रेकिया में इंटर होता है, उस वजह से एस्थमा, कफ, लेरिंजाइटिस, सोर थ्रोट, इस तरह के सिम्टम्स भी आते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस हमने कैसे बनाना है? जैसे हमारे पास पेशेंट गर्ड के सिम्टम्स के साथ आता है तो यूजुअली उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती, बल्कि उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिए जाते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर वो पेशेंट आए और उसमें कोई अलार्मिंग फीचर हो, जैसे ट्रबलसम डिस्फेजिया, क्योंकि गर्ड में इतना ज़्यादा डिस्फेजिया नहीं होता, लेकिन उस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्फेजिया की वो कंप्लेन करे, या ओडाइनोफेजिया की कंप्लेन करे, वेट लॉस हो बहुत ज़्यादा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, तो या उसकी एज ज़्यादा हो, तो इस केस में क्या करते हैं? इस केस में उसकी एंडोस्कोपी करते हैं, उसके बाद उसको पीपीआईज देते हैं। एंडोस्कोपी एक्सीलेंट इन्वेस्टिगेशन है, ये हमें ये भी दिखा देगी कि टिश्यू डैमेज अगर हुआ है तो उसका कितना एक्सटेंट है, कितना टिश्यू डैमेज हुआ है, अगर कोई गर्ड की कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ गई। गर्ड की कॉम्प्लिकेशंस में बैरेट इसोफिगस आता है, स्ट्रिक्चर्स आते हैं, इसोफिजियल कार्सिनोमा आता है, तो इनमें से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ गई। एंडोस्कोपी से हमें ये भी पता चलता है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि हमने पेशेंट की एंडोस्कोपी की और उसको प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स दे दिए, लेकिन उसका जो है वो सिम्टम रिलीव नहीं हुई प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर से। उस केस में हमें इसोफिजियल पीएच रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। पीएच रिकॉर्डिंग जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इसमें क्या करते हैं, प्रोब को रख देते हैं इसोफिगस में, और नॉर्मल जो लोग हैं ना उनमें पूरे 24 आवर्स में 4% से ज़्यादा जो है वो पीएच 4 से कम नहीं जाती। मतलब 4% पूरे 24 आवर में से सिर्फ 4% टाइम ऐसा होता है कि पीएच जो है 4 से कम होगी। लेकिन ये जो गर्ड के पेशेंट होते हैं इनमें पीएच 4% से ज़्यादा देर तक जो है वो एसिडिक रेंज में रहती है, तो इससे हम डायग्नोसिस बना लेते हैं, ठीक है। उसने यहाँ पे बात की हुई है कि अननेसेसरी है कि गर्ड के सारे पेशेंट में आप पीएच रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दें, लेकिन इसकी इंडिकेशन क्या है कि अगर तो पेशेंट को एक्स्ट्रा इसोफीजियल सिम्टम आ रहे हैं, या वो वाले पेशेंट जिनकी आप एंटी रिफ्लक्स सर्जरी कंसीडर कर रहे हो। अब हम सर्जरी कब कंसीडर करेंगे? जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। हमने उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिए, यूजुअली 8 वीक का कोर्स होता है, आगे हम देखेंगे भी। तो जब हमने उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिए लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया, हम फिर क्या करते हैं? फिर हम सर्जरी को कंसीडर करते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गया, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन सर्जरी से पहले हम उसकी ये वाली इन्वेस्टिगेशन लाजमी करवाएंगे। अच्छा, अब इस कंबाइंड जो है वो इम्पीडेंस और पीएच दोनों को, मतलब एक तो है ना कि सिर्फ पीएच मॉनिटर आपने करनी है, लेकिन ये जो कंबाइंड इम्पीडेंस और पीएच दोनों मॉनिटरिंग है, ये उन पेशेंट की करते हैं जिनमें परसिस्टेंट सिम्टम आए डिस्पाइट पीपीआई थेरेपी, ठीक है। अब उनमें हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि इनमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या ये एसिड रिफ्लक्स की वजह से है या कोई और एसिड रिफ्लक्स की बजाय कोई और रीज़न है, ठीक है। अच्छा, अब आगे उसने सारा मेथड बताया कि आपने कैसे पीएच रिकॉर्ड करनी है। मैं आपको बता दिया कि आप एक प्रोब लेते हो, उसको रख देते हो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के लेवल पर, और उसके बाद जो है ना वो उसका मोनीटर जो होते हैं ना वो बेल्ट के साथ अटैच कर देते हैं। फिर 24 आवर तक उसकी मॉनिटरिंग होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 24 आवर में कितने परसेंट इसकी पीएच जो है वो एसिडिक रेंज में रही, 4 से कम रही। इससे पता चल जाता है कि टोटल एसिड एक्सपोजर कितना हुआ, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ये फ्रीक्वेंसी कितनी थी, रिफ्लक्स की कितना टाइम था, सारा कुछ पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला टेस्ट करने से एक हफ्ता पहले पेशेंट से प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर उसके बंद करवा देने। अगर वो ले रहा था प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, से कहना है तुमने एक हफ्ता ये नहीं लेने, फिर उसका टेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर वैसे ही एसिड की सप्रेस कर चुके होते हैं प्रोडक्शन को, तो पहले इनको रोकना बंद करना ज़रूरी है। अच्छा, अब हमने इसोफिजियल उसकी पीएच मॉनिटरिंग कर ली, हमें समझ आ गया सारा उनके उसमें एसिड कितना आता है, कितना नहीं आता। लेकिन ये जो इम्पीडेंस मॉनिटरिंग है ना, ये हमें बताएगी कि अगर एसिड के अलावा कोई और मतलब रिफ्लक्स हो रहा है, कोई गैस का या कोई नॉन एसिड सब्सटेंस आ रही है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रही हैं, तो इम्पीडेंस इसलिए हमें हेल्प आउट करती है।
अच्छा, उसके बाद कंट्रास्ट रेडियोग्राफी की उसने बात की। कंट्रास्ट रेडियोग्राफी बेरियम, मील ये यूज़ करते हैं। ये सिर्फ 40% ऑफ पेशेंट में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये भी एक इन्वेस्टिगेशन है जो कि आपने सर्जरी से पहले करनी होती है, और अगर हाइटर हर्निया हो तो वो इसमें शो हो जाता है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में देख लें। ट्रीटमेंट में पेशेंट को एक तो जनरली गाइड करना होता है कि आपने वेट रिड्यूस अपना करना है, क्योंकि मैंने बताया ओबेसिटी किसका रिस्क फैक्टर है, तो उसे कहना अपना वेट कम करे और बेड एलिवेट किया करे हेड साइड से सोने के टाइम, और खाने से ज़्यादा देर पहले सोने से ज़्यादा देर पहले खाना खा लेना। ये नहीं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाए, और एसिडिक फूड नहीं लेने, स्पाइसी फूड नहीं लेना, फैटी फूड कम खाना है, और इस तरह की जो है ना वो उसको जनरल गाइडलाइन बताएंगे। उसके बाद उसको प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर देने, 8 वीक का ये कोर्स होता है, वंस आ डे ये पिल लेनी होती है। और उसके बाद पेशेंट को कहते हैं कि तुम आपने ना हमें बताना है 2 से 3 वीक्स के बाद आकर। अब अगर पेशेंट आकर बताएगा कि उसको पीपीएस का, अगर पेशेंट आके बताया कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नॉन रिस्पॉन्डर पेशेंट हो, तो उस केस में आपने उसकी एंडोस्कोपी करनी है, या बाकी सारी जो पीएच मॉनिटरिंग वाली इन्वेस्टिगेशन मैंने बताई थी वो सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देखेंगे कि उसका हमने डायग्नोसिस ठीक बनाया है। और अगर वो आके कहे कि मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, पार्शियल रिस्पॉन्डर हो, तो उस केस में उसकी डोज बढ़ा सकते हैं। जो पहले 1 a ले रहा था उसको 2 a कर सकते हैं, या हम डिफरेंट पीपीआई की तरफ जा सकते हैं, मतलब क्लास स्विच कर सकते हैं पीपीआई की। ठीक है। अच्छा, एक और होता है कि कुछ लोगों को मेंटेनेंस पीपीआई की थेरेपी लेनी पड़ती है, ज़्यादा देर तक प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर लेने पड़ते हैं। ऐसे लोगों में, यूं लोगों में होता है यूजुअली जिनमें इसोफेजाइटिस हो जाए या बैरेट इसोफेगस हो जाए, उनको ज़्यादा देर तक प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर लेने पड़ते हैं। लेकिन उन लोगों में जो है वो ये कोशिश करना है कि लोएस्ट इफेक्टिव डोज दी जाए। ये नहीं है कि ज़्यादा प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर दे रहे हैं, बल्कि लोएस्ट इफेक्टिव डोज देनी है, कम से कम डोज देनी है। और साथ उनको कहना है कि आप इंटरमीडिएट थेरेपी कर लो, कि कभी ले लो कभी छोड़ दो, ऐसा करो। और ये भी किया जा सकता है कि हिस्टामिन, साथ उनको हिस्टामिन रिसेप्टर घंटा को दे दें कि नाइट टाइम अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो आप ये ले लो। ठीक है। और उसके अलावा जो है वो प्रेगनेंसी में पीपीआई सेफ होते हैं, आप ये दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा इसोफेजियल प्रेजेंटेशन की, कि अगर गर्ड के साथ पेशेंट आया, उसने पहली प्रेजेंटेशन पे बताया कि मुझे जो है ना वो कफ खांसी भी बड़ी देर से वो भी ख़त्म नहीं हो रही, और इस तरह मुझे सोर थ्रोट वगैरह की सारी सिम्टम बताई हैं, तो उस केस में एक तो आपने पेशेंट को प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर दे के फिर घर नहीं भेजना, बल्कि उसमें आपने पूरी इवैल्यूएशन पेशेंट की करनी है कि इसको कोई और सिम्टम तो नहीं है, एस्थमा वगैरह, इस सारी चीज़ें आपने रूल आउट करनी है। और फिर आप साथ उसका एंडोस्कोपी भी कर लोगे, क्योंकि हमने देखा था कि अगर एक्स्ट्रा इसोफेजियल प्रेजेंटेशन है तो हमें एंडोस्कोपी भी करनी पड़ती है। और फिर आपने ना, आपके पास 2 से 3 तरीके हैं। एक तो आप उसको प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर का ट्रायल करवा सकते हो कि भाई तुम ये ले लो, हो सकता है उसके एक्स्ट्रा एसोफेजियल सिम्टम भी इस ट्रायल से ठीक हो जाए, पीपीआई से ठीक हो जाए। ठीक है। तो ये ट्रायल एक दफ़ा करके देख लेते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि उसका रिफ्लक्स मॉनिटरिंग करा लें, कि अच्छा हम पर ट्रायल अभी नहीं करते, रिफ्लक्स मॉनिटरिंग कर लेते हैं, और देख लेते हैं कि इसमें एसिड रिफ्लक्स है या नहीं है। यूजुअली रिफ्लक्स मॉनिटरिंग वाला जो पॉइंट है, या ये वाला जो तरीका है, हम उनके लिए अपनाते हैं जिनमें टिपिकल सिम्टम नहीं होते, सिर्फ एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम ही होते हैं, इसोफेजियल सिम्टम नहीं होते, उनमें फिर हम प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर ट्रायल नहीं करते, बल्कि रिफ्लक्स मॉनिटरिंग कर लेते हैं। अच्छा, अब न वो वाले लोग जिनमें जो है वो हम देखते हैं कि ट्रायल के बाद भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनमें फिर हम ये करते हैं कि उनको डिफरेंट जो स्पेशलिटी उनके पास भेज देते हैं, ईएनटी वालों के पास या एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास, कि अब ये केस हमारे स्कोप के बियॉन्ड चला गया, अब वो वाले स्पेशलिस्ट जो है वो डील करें। अच्छा, अब उसके बाद तीसरा हमने पॉइंट देखना है वो वाले लोग जो कि पीपीएस को रिस्पॉन्ड शो ही नहीं कर रहे, रिफ्रैक्टरी हैं, उनमें अब हमें क्या करना पड़ेगा। पहले तो हमने कोशिश करनी है ऑप्टिमाइजेशन करें पीपीआई थेरेपी की, क्लासेस भी स्विच करके देख ली, मैक्सिमम डोज भी दे के देख ली, पेशेंट को भी कहा कि अच्छी कंप्लांस रखे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो पहले तो हमें पता है हम क्या करते हैं। जब भी पीपीएस का रिस्पॉन्ड है हम एंडोस्कोपी करते हैं, हम एंडोस्कोपी की, पेशेंट का अच्छा सा सारा इसोफेगस को देखा। उसके अलावा हमने जो है ना वो एंडोस्कोपी अगर नेगेटिव आई, कोई हमें नई उससे चीज़ मिली, फिर हमने पीएच मॉनिटरिंग भी करके देख ली, रिफ्लेक्स मॉनिटरिंग भी करके देख ली, सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली। फिर हमने जो है ना उसकी सर्जरी कंसीडर करनी है, एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी कंसीडर करनी है, इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट करने के बाद और सारी उसकी इवैल्यूएशन कंप्लीट करने के बाद। अच्छा, अब सर्जरी की कुछ इंडिकेशन, अगर आपने, एक तो आपको सारा ये टॉपिक पढ़ने से समझ आ गई है सर्जरी की इंडिकेशन, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। आप उसने लिखी हुई कि अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाए, अगर पेशेंट प्रेफर करे, बाज़ अगर पेशेंट इतने लंबे अर्से तक मेडिसिन नहीं लेना चाहते, तो कहते हैं हमारी सर्जरी कर दो एक ही दफ़ा। ठीक है। या मेडिसिन का वो इतना लंबा, वो कहते हैं कि खर्चा हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम एक दफ़ा सर्जरी पे पैसे लगा देंगे। और दूसरा, अगर गर्ड की कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाए, मैंने आपको बताया गर्ड की कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं, स्ट्रक्चर बन जाते हैं, या बैरेट एसोफेगस हो जाता है, कार्सिनोमा का भी रिस्क होता है, तो कॉम्प्लिकेशन अगर आना शुरू हो जाए तब हम सर्जरी कर देते हैं। या फिर ये हो कि एक्स्ट्रा एसोफेजियल मैनिफेस्टेशन हो जो ठीक नहीं हो रही, उन केस में भी बाजू का सर्जरी कर दी जाती है। अब सर्जरी जो है वो लेप्रोस्कोपी से भी की जा सकती है, ओपन सर्जरी भी की जा सकती है। सर्जरी का जो है ना वो नाम है यहाँ पर फंडोप्लिकेशन इसको कहते हैं, टोटल फंडोप्लिकेशन भी है, और टोटल फंडोप्लिकेशन का दूसरा नाम है निसन। ठीक है। इसमें करते हैं कि 360 डिग्री की फंडोप्लिकेशन कर देते हैं, कि जो इसोफिगस है जिसका लोअर स्फिंक्टर है उसके इर्द गिर्द ना स्टमक का फंडस जो है ना वो सारा ऐसे रैप कर देते हैं। ठीक है। इसका रिफ्लक्स तो बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है या कॉम्प्लिकेशन है वो गैस ब्लॉट सिंड्रोम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिट इसोफिजियल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन हो रही होती है ना, वो इसलिए हो रही होती है कि जो स्टमक की गैस और एयर है ना वो वहाँ से स्केप करती जाए, लेकिन
अब आपने उसको इतना टाइट बंद कर दिया है कि उसमें ट्रांजिट रिलैक्सेशंस भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से गैस जो है स्टमक में जमा होती रहेगी, उसको गैस ब्लॉट सिंड्रोम कहते हैं। उसकी वजह से पेशेंट जो है ना वो आपके पास आता है कि बहुत, एक तो उसको फुल वेरी फुल फील करता है कि हर वक्त ऐसे भरा भरा रहता है पेट, और दूसरा एक्सेसिव फ्लोटस के साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो थी फुल फंडोप्लिकेशन कंप्लीट। अब उस दूसरी होती है पार्शियल फंडोप्लिकेशन। ये यूजुअली पार्शियल जो है ना वो हमने शुरू इसीलिए की थी कि गैस ब्लॉट सिंड्रोम से बचने के लिए। इसमें 270 डिग्री की फंडोप्लिकेशन कर देते हैं लोअर स्फिंक्टर के ना सराउंडिंग में, और इसमें जो है वो टोपेट होती है जो पोस्टीरियरली की जाती है, और वॉटसन है जो इंटीरियरली की जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट कम है टोटल ना फंडोप्लिकेशन की निस्बत, लेकिन इसका फेलियर रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। और उसके उसके बाद वो बता रहे हैं, अगर फंडोप्लिकेशन के बाद भी बाजुकात ये हो सकता है कि करंसो डिजीज़ की, मतलब आपने फंडोप्लिकेशन की फिर भी हो रहा है, तो तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप गैस्ट्रेक्टमी कर दो, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी कर दो, और साथ रोक्सन वाई रिकंस्ट्रक्शन कर दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक गर्ड की कुछ कॉम्प्लिकेशंस ने बताई हैं, जिसमें स्ट्रिक्चर है, इसोफेजियल शॉर्टिंग है, बेरेट इसोफेगस है, इसोफेजियल कार्सिनोमा है। अब स्ट्रिक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रिक्चर लेट मिडल या एल्डरली लोगों में यूजुअली हो रही होती है। इसमें होता क्या है कि जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स का जंक्शन है उसके ज़रा सा ऊपर स्ट्रिक्चर बन जाता है, नैरोइंग हो जाती है इसोफेगस की, और इसमें ना अगर आप एंडोस्कोपी से डायरेक्ट कर दो ना तो वो ठीक हो जाता है, और साथ प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर दो। इसोफेजियल शॉर्टनिंग क्या होती है कि बार बार इसोफेगस में जो है ना वो इसोफेजाइटिस हो रहा है, वो इरोजन्स हो रही है, उसके बाद फाइब्रोसिस हो रही है, तो इसोफेगस छोटी हो गई ना फाइब्रोसिस की वजह से। और ये जो है ना हाइटल हर्निया के केस में भी ऐसा होता है। इसमें करते क्या है कि कोलीज़ गैस्ट्रोप्लास्टी करते हैं, नई इसोफेगस बनाई जाती है स्टमक का फंडस ना यूज़ करके, तो कोलीज़ गैस्ट्रोप्लास्टी इसको कहते हैं। ये इसकी मैनेजमेंट है। स्केटिस्गी रिंग की उसने बात की, ये ना एक सर्कुलर सी रिंग बन जाती है, डिस्टल इसोफेगस पे बनती है ये भी, और ये भी गर्ट का सीक्वल हो सकती है। इसमें भी हम बैलून डायलिटेशन कर देते हैं, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था ना स्ट्रक्चर में भी कि आप डायलिटेशन करते हो, ऐसे ही इसमें भी डायलिटेशन कर देते हैं तो ये ठीक हो जाती है। बैरेट इसोफेगस जो है ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है कि जो स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन है वो प्रोक्सिमल डिस्प्लेस कर जाता है, यानी नॉर्मली स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि इसोफेगस में कोलमनर एपिथेलियम है, लेकिन सॉरी इसोफेगस में स्क्वेमस एपिथेलियम है, लेकिन स्टमक में कोलमनर एपिथेलियम है, तो इन दोनों का जो जंक्शन है वो यूजुअली गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पर होना चाहिए था, वहीं पर होना चाहिए था। लेकिन अगर ये जंक्शन ऊपर आ जाए, यानी इसोफेगस के लोअर पार्ट में भी कोलमनर एपिथेलियम आ जाए स्क्वेमस की बजाय, तो उसको कहते हैं बैरेट इसोफेगस, मेटाप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल बायोप्सीज ली जाती हैं और फिर इसका डायग्नोसिस बनाया जाता है। ये लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड की ना कॉम्प्लिकेशन है कि बहुत देर तक गर्ड रहे पेशेंट को। इसमें जो है ना क्लासिक बैरेट एक होती है, एक शॉर्ट सेगमेंट बैरेट होती है। क्लासिक बैरेट होता है कि 3 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा कोलमनर एपिथेलियम आ जाए, शॉर्ट सेगमेंट होती है कि 3 सेंटीमीटर से कम ही हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने अगर बैरेट इसोफेगस होगी और आपने इसको जो है ना वो सर्विलेंस नहीं की, पेशेंट के बार बार उसको एंडोस्कोपी करके नहीं उसको मॉनिटर किया, तो फिर इसको कैंसर हो सकता है, एडेनोकार्सिनोमा हो सकता है। 25 टाइम ज़्यादा रिस्क होता है इसमें एडेनोकार्सिनोमा का, इसलिए इसमें सर्विलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बैरेट का ट्रीटमेंट ये होता है कि तो आपने पेशेंट को पीपीआई देने होते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बताया था कि इसमें मेंटेनेंस थेरेपी लेनी पड़ती है पीपीएस की, और साथ जो है ना पेशेंट की सर्विलेंस की जाती है, पेशेंट की जो है ना वो एंडोस्कोपी की जाती है। अगर आपको एंडोस्कोपी पे कोई डिस्प्लेजिया नहीं मिला, ठीक इसोफेगस तो कोलमनर है बट डिस्प्लेजिया कोई नहीं है, नॉर्मल सेल है, तो आप पेशेंट को 3 ईयरली के फॉलोअप पे रखते हो कि हर 3 साल बाद इसकी एंडोस्कोपी होगी। और दूसरा केस है कि लो ग्रेड डिस्प्लेजिया मिला है, कि डिस्प्लेजिया था बट लो ग्रेड, उस केस में आप क्या करते हो कि एंडोस्कोपी की बायोप्सी करते हो ईयरली, हर साल के बाद। और तीसरा कि अगर पेशेंट का हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया और इरेगुलरिटी है, उसमें आपने एंडोस्कोपी रिसेक्शन एक तो कर देनी है, उस पार्ट की रिसेक्शन कर देनी है, दूसरा आपने हर 3 महीने के बाद जो है ना एंडोस्कोपी करनी है, क्योंकि इसमें चांस है कि कैंसर बन सकता है, ठीक है। और बाज़-औक़ात जो है ना वो इवन इसी हाई ग्रेड डिस्प्लेज़िया में एसोफेजेक्टमी भी कर सकते हैं। वैसे तो एंडोस्कोपी की रिसेक्शन ही सही रह जाती है, लेकिन बाज़-औक़ात जो है ना वो एसोफेजेक्टमी भी कंसीडर की जा सकती है अगर ज़्यादा हो। अच्छा, उसके बाद ये हो सकता है कि अगर पेशेंट को कार्सिनोमा डेवलप कर जाए तो फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि एसोफेजेक्टमी आप कर दो। अच्छा, अब बेरेड एसोफेगस की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, एक तो मैलिग्नेंसी है जो हमने डिस्कस की, एडेनोकार्सिनोमा हो सकता है, दूसरा इसमें बैरेट अल्सर बन सकते हैं, और तीसरा इसमें स्ट्रक्चर बन सकते हैं। आगे उसने हाइटल हर्निया की बात की। हाइटस का मतलब होता है डिफेक्ट, जैसे वो था ना कि इसोफेगस पास करती है उसको डायफ्राम को, तो वहाँ पे हाइटस एक बन रहा था, मतलब होल बन रहा था, ओपनिंग बन रही होती है ना, से इसोफेगस पास करती है। लेकिन उस ओपनिंग को ना उस ओपनिंग में सिर्फ इसोफेगस गुजरी होती है, और उसके साथ जो एक फिशिया होता है ना उसकी थिकनिंग हो जाती है, और वो बाकी कंटेंट को उसमें से नहीं आने दे रहा होता, ठीक है। फ्रेनिको इसोफिजियल इस तरह की जो मेम्ब्रेन में पीछे पड़ी थी। लेकिन अगर उसकी फ्रेनिको मेम्ब्रेन की वीकनेस हो जाए, ठीक है, और वो ख़राब हो जाए, या वो बने ही ना हो, या वो वीक हो जाए मेम्ब्रेन, या डेफिशिएंट हो, तो उस केस में हर्निएशन होना शुरू हो जाएगी, कि जो एब्डोमेन के बाकी कंटेंट है वो थोरैक्स की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। या तो इसोफिगस के साथ स्लाइड करके आएंगे, और यहाँ जो है ना वो
रोलिंग हर्निया होगा। तो उसके अब हम टाइप्स देखते हैं। पहला स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, दूसरा रोलिंग हर्निया। स्लाइडिंग सबसे कॉमन है। स्लाइडिंग में ये होता है कि जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है ना, यही ऊपर चला जाता है थोरक्स में। मतलब ये ना ऐसे याद रखना है कि जैसे किसी ने ऊपर से इसोफेगस को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचा हो ना, तो मतलब थोरक्स वाली साइड से ऊपर खींचा हो, तो उससे क्या होगा कि स्टमक का भी थोड़ा सा पोर्शन है उस ओपनिंग से ऊपर की तरफ आ जाए। इसमें ये होता है स्लाइडिंग में, तो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है ना, यही ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। इसकी वजह से ये क्या होता है कि जो टाइप 1 है ना स्लाइडिंग वाली, इसमें ज़्यादातर जो सिम्टम्स आ रही होती है ना, वो गढ़ वाली आ रही होती है, क्योंकि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की तरह ही हो गया ना, कि ये जो इसोफेगस का जब तक लोअर पोर्शन एब्डोमेन में था, वो एक वोल्व के तौर पे एक्ट कर रहा था, और कंटेंट जो है वो रिफ्लक्स नहीं हो रहा था। अब वो सारा जंक्शन ही ऊपर आ गया थोरैक्स में, तो वो सारा सिस्टम ख़राब हो गया, तो इसमें रिफ्लक्स शुरू हो जाएगा। तो टाइप 2 है, उसको पैराइसोफेजियल या रोलिंग हर्निया भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स जंक्शन को कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल अपनी जगह पे रहता है, लेकिन इसोफेगस के साथ स्लाइड करके जो स्टमक की फंडस है वो ऊपर थोरैक्स में आ जाती है, ठीक है। और एडजेसेंट टू इसोफेगस मतलब ऊपर आ जाती है। इसमें वो क्या करेगी, वो करेगी इसोफेगस को प्रेस, इसोफेगस पर ना प्रेशर लगाएगी, कंप्रेस करेगी उसको। तो इस वजह से इसोफिगल कंप्रेशन वाली या ऑब्स्ट्रक्शन वाली इसमें ज़्यादा सिम्टम्स आ रही होती हैं, जैसे डिस्फेजिया आ रही होती है या फुलनेस वाली सिम्टम्स आ रही होती हैं। अब टाइप 3 मिक्स्ड हर्निया, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है कि वैसे भी थोड़ा सा स्लाइड उस इसोफिगस जंक्शन ऊपर कर जाता है, दूसरा स्टमक की फंडस स्लाइड करके जो है वो रोलिंग हर्निया की तरह ऊपर आ जाती है। टाइप 4 जो है ये बड़ा सवेयर है। इसमें ये होता है कि सिर्फ स्टमक तक बात नहीं रहती, बल्कि बाकी जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो भी इस हाइटस में से गुजर के, जैसे स्प्लीन है, वो वाले भी इस हाइटस में से गुजर के या कोलोन ऊपर चले जाते हैं। फीचर्स की बात करें तो टाइप 1 में मैंने आपको बताया कि गर्ड के सिम्टम्स आएंगे, रिगर्जिटेशन, हार्टबर्न। टाइप 2 3 4 ज़रा सवेयर टाइप्स हैं। इसमें एक तो इसोफेगस कंप्रेस हो रही है, उस वजह से फुलनेस और डिस्फेजिया ये वाली चीज़ें होंगी। उसके अलावा ये जो स्टमक का फंडस वाला पोर्शन, ये जो ऊपर गया हुआ है, इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं कि इसका हर्निया की वजह से ये ना इस्कीमिया हो सकता है और परफोरेट कर सकता है, ठीक है। इस तरह की जो है ना वो इससे रिलेटेड आ सकती हैं कॉम्प्लिकेशंस। अब इन्वेस्टिगेट कैसे करना है हमने, ऐसा सबसे पहले तो हम पेशेंट का एक्सरे करवा के देख लेंगे, जिससे हमें क्या होगा कि हमें मीडिया स्टाइनम में एयर फ्लूइड लेवल नजर आएगा। तो यूजली तो मीडिया स्टाइनम में ना एयर होती है ना फ्लूइड होता है, तो हमें वहाँ पे एयर फ्लूइड लेवल नजर आए तो हमें समझ आएगी कि यहाँ पर कोई जो एब्डोमेन है उसी का विसरा ऊपर आया हुआ है, यानी स्टमक ऊपर आया हुआ है। उसी में एयर फ्लूइड लेवल होता है ना स्टमक में या बोवल में, तो वहाँ से हमें समझ आएगी कि स्टमक ऊपर आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद बेरियम स्वेलो। तो बेरियम स्वेलो बेस्ट मेथड है डायग्नोसिस का, ठीक है। उसने साथ एक फिगर भी ऐड कर दिया बेरियम स्वेलो से आप कैसे डायग्नोस कर सकते हो हाइटरलिनिया को। तीसरा एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोपी इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी एंडोस्कोपी जो है ना वो हम करवा सकते हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो अगर ये सिम्टोमेटिक है, आपको कुछ नहीं कह रहा, तो आपने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। लेकिन अगर पेशेंट गर्ड की सिम्टम के साथ आया तो आपने गर्ड की जो मेडिकल थेरेपी हमने देखी, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर वगैरह, वो दे देने हैं। और अगर टाइप 2 3 4 की कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई हैं, जिसमें आपको बताया था कि इन्फाक्शन, ब्लीडिंग, परफोरेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो फिर आपने उनको डील करना है। अगर उसने इसोफिजियल डाइवर्टिकुला की बात की हुई है कि जो इसोफिजियल डाइवर्टिकुला होते हैं ना, अब ये दो तरह के होते हैं, पल्शन डाइवर्टिकुला होते हैं, ट्रैक्शन डाइवर्टिकुला होते हैं। इनको ना आपने ऐसे याद रखना है, पी से पल्शन डाइवर्टिकुला है ना, तो पी से प्रेशर। पल्शन डाइवर्टिकुला तब बनते हैं कि अगर ना इसोफेगस में ना ऑब्स्ट्रक्शन थी डिस्टल पार्ट में, या कुछ इस तरह का था कि इसोफेगस का ना जो ल्यूमिनल प्रेशर ना वो ज़्यादा होना शुरू हो गया, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ज़्यादा हो गया। जैसे इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उसकी जो वॉल्स है उस पर ज़्यादा प्रेशर लगा, जब उनकी वॉल्स पे ज़्यादा प्रेशर लगा और ये प्रेशर प्रोलॉन्ग पीरियड तक ज़्यादा, ये नहीं एक दो दिन में ही, ज़्यादा देर तक, तो पी से प्रेशर, पी से प्रोलॉन्ग पीरियड तक ये ज़्यादा रहेगा, तो फिर जो है ना उस मिकोजा जो है उसकी आउट पाउचिंग हो जाएगी। जब मिकोजा की आउट पाउचिंग हो जाएगी तो वो वहाँ पे डायवर्टिकुला बन जाएगा। ये हो गया पल्शन। अब जो ट्रैक्शन डायवर्टिकुला है ना, ये प्रेशर की वजह से नहीं बनते। ये बनते हैं कि अगर पैराइसोफेजियल यानी इसोफेगस के इर्द गिर्द कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से बाद में इन्फ्लेमेशन का एंड क्या होता है, फाइब्रोसिस होती है। उस फाइब्रोसिस की वजह से ना, अब जब फाइब्रोसिस होगी तो आपको सोचें क्या होगा कि फाइब्रोसिस जब होती है ना, तो ऐसी चीज़ें जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट सी कर जाती हैं, तंग हो जाती हैं, तो वो क्या करेगा, इसोफेगस को पुल करेगा ना वो एरिया अपनी तरफ। जब इसोफेगस पुल होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर डायवर्टिकुलर आउटबाउंसिंग बन सकती है, ठीक है। तो ये होते हैं दो टाइप्स, मैंने आपको बता दी, पल्शन, एक ट्रैक्शन। अब इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ज़ेंकर डायवर्टिकुलम है, मोस्ट कॉमन है ये। और अब आपके माइंड में ये आएगा कि ये पल्शन है या ये या ये दूसरा है ट्रैक्शन है, ठीक है। तो जो ज़ेंकर होता है ये पल्शन डायवर्टिकुलम होता है, ठीक है। वो बता रहा है कि ये रियल डायवर्टिकुलम भी नहीं है, ये जो है ना ये ट्रू भी नहीं है, ये फाल्स डायवर्टिकुलम है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो इसोफेगस की सारी लेयर्स नहीं जो है वो आउट पाउचिंग करती है, सिर्फ उसका जो म्यूकोजा है ना वो करता है। ठीक है। अच्छा, अब ये बनता किस रीजन पे है ये भी आपको बताना चाहिए। ये ना किलियन डिसेंस के लेवल पे बनता है। किलियन डिसेंस एक फेरेंक्स का एक पार्ट है, ये ना वीक एरिया है, थायरोफ्रेंजिस और क्रिकोफ्रेंजिस, दो मसल है, थायरोफ्रेंजिस और क्रिकोफ्रेंजिस।
क्रिकोफ्रेंजिस वही है जो मैंने आपको बताया था कि अपर स्फिंक्टर बना रहा होता है एसोफेगस का। इन दोनों के दरमियान एक वीकर एरिया है। अब उस एरिया में क्या होता है कि आउट पाउचिंग हो जाती है अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक एसोफेगस का प्रेशर ज़्यादा रहे। पल्शन डायवर्टिकुलम ऐसे बनता था ना। अच्छा, अब ये है ना एक और चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, ज़ैंकर जो है ना यूजुअली 60 ईयर्स के बाद बनता है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो वो सिनेरियो आ रहे होते हैं ना उसमें बताया होता है कि डिस्फेजिया है और जो इस तरह तो ना वो सारे ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये एक्लेजिया क्यों है, ये जो है ना वो ज़ैंकर क्यों नहीं हो सकता। ज़ैंकर में भी तो यही सिम्टम्स हैं, ज़ैंकर में भी यही सिम्टम्स हैं एक्लेजिया वाले, लेकिन एक्लेजिया होता है यंग यंग लोगों में, वो यंग लोगों की डिजीज़ है। लेकिन जो ज़ैंकर है ये ओल्डर लोगों की डिजीज़ है, 60-70s की, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट एक याद रखना है। अच्छा, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। दूसरा, इसकी वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आएंगी, डिस्फेजिया आ जाएगा, एक लंप की फीलिंग आएगी, जैसे एक मैस है, एक लंप है, जब वो फूड से फुल हो जाएगा, फूड यहाँ पे जमा होगा तो उसकी वजह से रिगर्जिटेट भी करेगा, ठीक है। और एक बैड ना स्मेल आएगी, जिसको हेलिटोसिस कहते हैं, वो वाला भी हो सकता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इसको डायग्नोस कैसे करना है, तो इसको बेरियम स्वेलो से डायग्नोस करते हैं। बेरियम स्वेलो जो है ना वो इसकी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट होता है मायोटमी विद सैक एक्सीजन, मतलब सैक को एक्साइज कर दो, मायोटमी कर दो। अगर तो सैक का जो साइज़ है वो 2 सेंटीमीटर से कम हो तो फिर मायोटमी ही सफिशियंट होती है। लेकिन अगर सैक का जो साइज़ है वो 2 से ज़्यादा हो तो फिर आप पूरे सैक को एक्साइज करते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो इम्पोर्टेंट एक्लेजिया आ जाता है। एक्लेजिया जो है ना वो इसोफिगस की मोटिलिटी डिसऑर्डर है, यानी मोटिलिटी क्या, इसोफिगस पेरिस्टालसिस कर रहा होता है ना, तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है। होता इसमें ये है कि जो इसका डिस्टल पोर्शन है इसोफिगस का, जो लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर है, वो क्या करता है, फेलियर टू रिलैक्स, वो रिलैक्स नहीं कर पाता। मतलब नॉर्मली उसने जब स्वेलिंग होनी थी, जब खाना नीचे जाना था और इसोफिगस से स्टमक में एंटर होना था, तो स्फिंक्टर ने रिलैक्स करना था, फिर ही फूड ने स्टमक में एंटर करना था ना। लेकिन अब होता है कि इसोफिगस के इस पोर्शन में ना गैंग्लियन नहीं होते, गैंग्लियोनिक सेल नहीं होते। जब गैंग्लियोनिक सेल नहीं होते तो वो ना रिलैक्स नहीं कर पाता, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्टेड ना स्टेट में रहता है। अब ऐसा क्यों है, उसमें गैंग्लियोनिक सेल क्यों एब्सेंट है, यहाँ तो ये इडियोपैथिक हो सकता है, ठीक है, मतलब नहीं हमें पता ऐसा क्यों है। दूसरा हो सकता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से हो, जैसे वो ट्रिपेनोसोमा क्रोजाई हमने माइक्रो में पढ़ा था थर्ड ईयर में, वो भी ऐसा इन्फेक्शन करता है कि गैंग्लियोनिक सेल डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। या वेरिसुला ज़ोस्टर में ऐसा हो सकता है। चागास डिजीज़ जो है ना वो ट्रिपेनोसोमा वाली डिजीज़ को कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जो सिलेक्टिव ना इनहिबिटरी न्यूरॉन्स का लॉस होगा, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। अब जब वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रहेगा तो उसमें प्रेशर बढ़ता रहेगा, तो उसका प्रेशर हाई होगा और वो जो है ना पेरिस्टालसिस को भी इनफेक्टिव कर देगा। पहले पहले शुरू में तो इसोफेगस का जो ऊपर पोर्शन है वो ज़्यादा पेरिस्टालसिस करेगा, कोशिश करेगा कि फूड गुजर जाए, लेकिन जब नहीं गुजर सकता फूड तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पेरिस्टालसिस का लॉस हो जाएगा इसोफेगस में, ठीक है। और ऐसा ऐसा ही होगा कि पहले तो सिर्फ फिजियोलॉजिकल मसला था, फिर अगर ये ज़्यादा देर तक रहेगा तो एनाटोमिकल अल्ट्रेशन आना शुरू हो जाएंगी, डायलेट कर जाएगी इसोफेगस और उसकी लोअर एंड की टेपरिंग हो जाएगी, इसको बर्ड बीक अपीयरेंस कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो ये मिडिल एज में, मैंने आपको बताया ना कि एक लेजिया मिडिल एज की डिजीज़ है, जैंकर जो है वो ओल्डर एज की डिजीज़ है। इसमें भी सिम्टम कहते हैं डिस्फेजिया, रिगर्जिटेशन, और फूड जो है वो स्पिल करता है और वो ट्रेकिया में भी जा सकता है। जब ट्रेकिया में जाएगा तो एस्पायरेशन, निमोनिया हो सकता है, ठीक है। ये सब कुछ उसमें भी, जैंकर में भी हो सकता है। अच्छा, डायग्नोसिस इसका बेरियम स्वेलो, अभी तक हमने देखा कि बेरियम स्वेलो बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। जैसे हम कह रहे थे कि बेरियम स्वेलो जो है ना वो हाइटर हर्निया में भी हम कह रहे थे बेस्ट है ये, और ज़ैंकर डायवर्टिकुलम में भी ये अच्छी है, और अब एक्लीजिया में भी ये इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो बहुत अच्छी है। और ये अलग बात है कि एक्लीजिया में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मैनोमेट्री है, लेकिन बेरियम स्वेलो भी बहुत हेल्प करती है। बेरियम स्वेलो में हमें बर्ड बीक अपीयरेंस नज़र आ जाती है, जो कि करेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है एक्लीजिया की। मैनोमेट्री मैंने बताया इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, और इसमें मैनोमेट्री में 3 वो ना पूछते होते हैं फाइंडिंग, तो 3 आपने मैनोमेट्री की फाइंडिंग याद रखनी है रिलेटेड टू एक्लीजिया। एक तो इसमें आपको इनकम्प्लीट लोअर एसोफेजियल रिलैक्सेशन नजर आएगी, लोअर एसोफेजियल रिलैक्स नहीं करता स्फिंक्टर, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन इनकम्प्लीट होगी, और उसमें जो है वो प्रेशर ज़्यादा होगा, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो हाइपरटेंसिव होगा, इस तरह से आपने लिखना है। दूसरा, आपको एसोफेगस की बॉडी में पेरिस्टालसिस नहीं नजर आएगी, नो पेरिस्टालसिस, मैंने बताया ना पेरिस्टालसिस रुक जाती है तो नो पेरिस्टालसिस, ठीक है। तीसरा, एसोफेगस का जो ल्यूमन है उसमें भी प्रेशर ज़्यादा होगा, तो एसोफेगस के ल्यूमन में भी आपको प्रेशर ज़्यादा नजर आएगा, ठीक है। तो ये 3 फीचर जो है ना मैनोमेट्री पे हमें नजर आते हैं। उसके बाद जो तीसरी इन्वेस्टिगेशन है वो एंडोस्कोपी, उसने बताइए कि आप एंडोस्कोपी कर सकते हो। एंडोस्कोपी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब डिस्फेजिया के साथ पेशेंट आया है, तो हम ये देखें कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर या मेलिग्नेंसी तो नहीं है, इस वजह से तो डिस्फेजिया नहीं है, तो इसलिए फिर हम एंडोस्कोपी करते हैं। अच्छा, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बता दिया कि ना एस्पायरेशन हो सकती है, एस्पायरेशन के बाद ना इसकी कॉम्प्लिकेशन लंग एब्सिस बन सकती है, मतलब ये पूछ लेते हैं कि क्लीजिया की कॉम्प्लिकेशन सबसे सीवियर कौन सी है, तो वो लंग एब्सिस बन जाती है।
अब आगे इसका ट्रीटमेंट इसका बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हो, आप पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या नाइट्रेट देते हो। ये क्या करेंगी ड्रग्स, ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो टोन है उसको डिक्रीज कर देंगी। ये आप ना, ये हमें पता है कि मेडिसिन ने परमानेंट ठीक नहीं करना इस मसले को, क्योंकि गैंग्लियन तो एब्सेंट है, मेडिसिन तो थोड़ी देर के लिए उसको रिलैक्स करेंगी, लेकिन ये ना तब हम यूज़ करते हैं जब हम अभी सर्जरी को थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे होते हैं ना, हम किसी रीज़न से, या पेशेंट अभी ठीक नहीं है या पेशेंट अभी सर्जरी के लिए तैयार नहीं है, तो उस केस में फिर हम ट्रांजिट रिलीफ के लिए मेडिसिन दे देते हैं। उसके बाद इसका जो पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो एंडोस्कोपी बैलून डायलेटेशन होती है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमने पीछे देखा था ना गर्ड की कॉम्प्लिकेशन में, कि हम स्केटिस गियरिंग को या स्ट्रक्चर को डायलेट करने के लिए एंडोस्कोपी बैलून डायलेटेशन करते हैं, तो वहाँ यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं। ये बैलून की मदद से डायलेट करते हैं इसोफिजियल जो जंक्शन है, गैस्ट्रोइसोफिजियल जंक्शन है उसको, और जब हम बैलून यूज़ करते हैं ना तो वो जो मसल फाइबर है वो थोड़ा स्प्लिट हो जाएंगे, और ये जो स्फिंक्टर है ये थोड़ा खुल जाएगा, ठीक है। बैलून जो वो 30 से 40 mm के डायमीटर का होना चाहिए, और फोर्सफुल डायलेटेशन आपने करनी है तो 70 से 85% जो केसेज हैं वो ठीक हो जाते हैं। बाज़ औक़ात आपको एक से ज़्यादा दफ़ा भी डायलेटेशन करनी पड़ सकती है, 2 से 3 दफ़ा। उसके बाद जो है ना वो हम बोटुलिनम टॉक्सिन यूज़ कर सकते हैं, कि हम इंट्रा स्फिंक्टेरिक इंजेक्शन लगा दें बोटुलिनम का, इससे भी लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन ये भी परमानेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रांजिएंट सा ट्रीटमेंट है। लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन होता है और जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट होता है वो हेलर मायोटमी होती है। इसमें क्या करते हैं, जो मसल फाइबर है ना लोअर एसोफेजियस के, उसको काटते हैं, उसकी कटिंग करते हैं। अब बैलून से तो हमने स्प्लिट किया था ना, अब उनकी प्रॉपर कटिंग करनी है। ये लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, ओपन सर्जरी की मदद से भी कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट, 95% तक ये ठीक हो जाते हैं पेशेंट। और जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो गर्ड है, कि अगर आपने इसको स्फिंक्टर के मसल्स को काटा है, आपने इतना काट दिया कि वो स्फिंक्टर बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स हो गए और वो इनकॉम्पिटेंट हो गया, और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स शुरू हो गया, तो इसीलिए बाज़ औक़ात आप हेलर मायोटमी के साथ ही जो है ना वो पार्शियल फंडोप्लिकेशन भी कर देते हो, ताकि गर्ड ना हो जाए पेशेंट को। यहाँ पर हमारा एक्लेजिया खत्म हो गया। अब आगे ना सूडोक्लेजिया, सूडोक्लेजिया भी आपने करना है। सूडोक्लेजिया क्या होता है कि बाज़ औक़ात पेशेंट को ना असल में कैंसर होता है, इसोफिजियल कैंसर होता है, या तो उसका इसोफिगस का कैंसर होता है, या इसोफिगस के बाहर किसी मतलब लंग का कैंसर होता है, वो इसोफिगस को कंप्रेस कर रहा है, तो उसकी वजह से ना पेशेंट को डिस्फेजिया होता है। तो उसको कहते हैं सूडोक्लेजिया, कि एकलेजिया वाले सिम्टम ही है, लेकिन वो रीज़न जो है ना वो ये नहीं है कि उसमें गैंग्लियन एब्सेंट है, रीज़न जो है वो ये कि उसमें कार्सिनोमा है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बतानी है कि जो एकलेज़िया है ना, ये रिस्क फैक्टर है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के लिए, कि अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक एकलेज़िया रहे तो ये इतनी स्टम इसोफेगस की वॉल की इतनी इरिटेशन कर देगा, इतनी इसको इरिटेट कर देगा, क्योंकि वहाँ पे फूड जमा होता जा रहा है, जब फूड जमा होता जा रहा है तो वॉल इरिटेट हो रही है, उसमें चेंजेस आएंगे तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। जैसे बैरेट इसोफेगस जो था वो रिस्क फैक्टर था स्क्वैमस सेल का उसके लिए, एडिनो कार्सिनोमा के लिए, वैसे ही एकलेज़िया रिस्क फैक्टर है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के लिए, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग, ये नहीं है कुछ दिनों में, लॉन्ग स्टैंडिंग। अच्छा जी, आगे डिफ्यूज़ एसोफेजियल स्पाज़्म। डिफ्यूज़ एसोफेजियल स्पाज़्म वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसमें एक एमसीक्यू पॉइंट है कि इसकी जो बेरियम स्वेलअप अपीयरेंस है वो कोक्सक्रिव इसोफेगस की अपीयरेंस आती है। होता है इसमें ये कि इसमें इनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है इसोफेगस की, इसका प्रेशर बड़ा ज़्यादा होता है, 400 से 500 तक इसका प्रेशर चला जाता है। और इसमें जो है ना ट्रीटमेंट इसका ये है कि हमें मायोटमी करनी पड़ती है, एक्सटेंडेड मायोटमी करनी पड़ती है, ठीक है। और नट क्रैकर इसोफेगस की उसने बात की, नट क्रैकर वो होता है जिसमें जो इसोफेगस का पेरिस्टाल्टिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, 180 तक चला जाए, ठीक है। तो ये बस 2-3 पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, ये देख लेने। उसके बाद इसोफिजियल परफोरेशन की बात करें, परफोरेशन जो है सबसे कॉमन कॉज इसका मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, आल्ट्रोजेनिक है, कि आप जो है ना वो एंडोस्कोपी कर रहे थे या बायोप्सी लेने की कोशिश कर रहे थे या डायलेट करने लगे थे एसोफेगस को, कुछ भी करने लगे थे, आपने एसोफेगस को परफोरेट कर दिया। दूसरा इसका बोर हीप सिंड्रोम हो सकता है। तीसरा इसमें ट्रोमा की वजह से परफोरेशन हो सकती है, ऑपरेशन का ट्रोमा या कोई जस्ट इंजरी, ब्लंट या पेनिट्रेटिंग, ठीक है। और जो लेस कॉमन कॉज है वो कोई न्यूप्लाज्म कैंसर की वजह से या कोई कास्टिक मटीरियल ऐसे पेशेंट ने क्रोसिव इनटेक कर लिया उस केस में हो सकती है। तो ये सारे कॉजेज आपने याद रखने हैं, और ये भी याद रखना है सबसे कॉमन जो है ना वो मेडिकल है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन आइट्रोजेनिक। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, एक तो अगर इसमें ना रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होती है, बड़ी स्वेयर पेन होती है। दूसरा इसमें डिस्निया, कफ, ये वाले सिम्टम्स आ जाते हैं। और ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वो सिनेरियो में यूजुअली बताते हैं ना, सब क्यूटेनियस एम्फीजिमा होता है। ऐसे क्रैकलिंग सी आपको फीलिंग आती है अगर आप स्किन को पेल्पेट करते हो, क्योंकि वो एयर अंडर द स्किन आ जाती है, तो इम्फीजिमा हो जाता है, ठीक है। और इसमें ना सेप्सिस हो सकता है, कि जो इस वजह से कंटेंट है वो बाहर आ जाएंगे, और वो अगर सेपरेट करेंगे तो फिर सेप्सिस हो जाएगा। और पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है अगर डिस्टल पार्ट ऑफ इसोफेगस की परफोरेशन हुई है। वैसे सबसे कॉमन जो इसोफेगस की परफोरेशन होती है वो उसकी सर्वाइकल पार्ट की होती है, मोस्ट कॉमन जो परफोरेशन है, लेकिन अगर एब्डोमेन की पार्ट की कभी हो जाए तो फिर पेरिटोनाइटिस हो जाता है। इन्वेस्टिगेट इसको कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है एक्सरे। तो लेटरल चेस्ट एक्सरे करना है, दूसरा पोस्टीरियर इंटीरियर, पीएवीओ लेटरल दोनों ही एक्सरे इसमें कर लिए जाते हैं, ठीक है, इरेक्ट पोजीशन में। इसमें क्या होगा, हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, हमें जो है ना वो हाइड्रोथोरक्स मिल सकता है, हाइड्रोन्यूमोथोरक्स, यानी प्लूरा में जो है वो फ्लूइड नज़र आ गया, फ्लूइड या एयर नज़र आ गई, न्यूमोथोरक्स नज़र आ गया, न्यूमोमीडिया स्टेनम आपको मिल सकता है, आपको सबक्यूटेनियस एम्फीजिमा मिल सकता है, सब डायफ्रैग्मेटिक एयर या जिसको एयर अंडर डायफ्राम कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है एक्सरे में, ठीक है।
ठीक है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए एक्स-रे में हमें मिलेगा क्या, और ये भी पता होना चाहिए कि एक्स-रे सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। उसके अलावा लेकिन आप बेरियम कंट्रास्ट स्टडी भी करवा सकते हो। अब आपका ट्रीटमेंट क्या करना है, सबसे पहले तो पेशेंट को आपने इमरजेंसी मैनेजमेंट देनी है, रिससिटेट करना है उसको, उस एडमिट करके उसको एमपीओ कर देना है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देने हैं, आईवी फ्लूइड देने हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स देने हैं, क्योंकि स्फेयर पेन हो रही होती है, ये सारा कुछ आपने करना है, ठीक है? और इस रिससिटेशन के बाद जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट है वो कंजर्वेटिव भी हो सकती है कि आप सर्जरी ना करो और पेशेंट को जो है ना बस सपोर्टिव मैनेजमेंट दो और खुद ही हील हो जाए परफेक्शन, और यहाँ आपको सर्जरी करनी पड़ सकती है। इसका क्राइटेरिया है कि आपने सर्जरी किस केस में करनी है और किस केस में कंजर्वेटिव करना है। अच्छा, अब हमने कंजर्वेटिव करना है कि अगर आइट्रोजेनिक परफेक्शन हो, अभी अभी इंस्ट्रूमेंटेशन से परफेक्शन है, तो इस केस में ये हुआ कि परफेक्शन अभी हुई है और पेशेंट अभी हॉस्पिटल में है, तो हम जल्दी से उसको मैनेज कर सकते हैं। ज़्यादा जो है ना वो सेपरेट नहीं होगा कंटेंट, तो इसलिए हमें सर्जरी के बगैर भी काम चल सकता है। दूसरा, सेप्सिस नहीं हुआ पेशेंट को, तब भी आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है। तीसरा, जिस एरिया में परफेक्शन हुई है उस एरिया में कोई मेलिग्नेंसी या स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, सिम्टम बहुत मिनिमम है, और जो परफेक्शन हुई है वो मीडियस्टाइनम में ही है, ठीक है? मतलब मीडियस्टाइनम से बाहर उसका सेपरेट नहीं हुआ। और अगर सर्वाइकल इसोफेगस की परफेक्शन, सर्वाइकल इसोफेगस की परफेक्शन यूजुअली कंजर्वेटिव मैनेज कर ली जाती है, लेकिन जो एब्डोमिनल की होती है उसको तकरीबन हर किसी में परफेक्शन में सर्जरी ही करनी पड़ती है। तो सर्जरी के लिए अगर पेशेंट इनस्टेबल होता जा रहा है, उसके वाइटल जो है ना वो अनस्टेबल हो रहे हैं, उसको सेप्सिस हो गया है, या परफेक्शन जो बोर हीव सिंड्रोम में हमेशा सर्जरी करनी पड़ती है। और अगर उसका कंटेंट जो है मीडियम से लीक कर गया है, जैसे वो प्लूरा में चला गया, ठीक है, उस केस में भी आपको करनी पड़ सकती है। और अगर उस एरिया में कोई मेलिग्नेंसी या स्ट्रक्चर है तब भी सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी हम बार बार कह रहे हैं सर्जरी करनी है, तो सर्जरी में करना क्या है? सर्जरी में आपने सबसे पहले तो उसको खोलना है। वो कह रहे हैं कि अगर पेशेंट आपके पास जल्दी आ गया, 4 to 6 आवर्स में ही आ गया, या उसकी परफेक्शन नाइट्रोजेनिक हुई है तो वो जल्दी आपको पता चल गया, तो आप क्या करोगे, उसका प्राइमरी रिपेयर कर दोगे। प्राइमरी रिपेयर में क्या होता है, सूचरिंग कर देते हैं डायरेक्टली, जहाँ पे परफेक्ट हो यहाँ पे सूचर लगा दो। लेकिन अगर पेशेंट लेट आया, 24 आवर्स हो चुके हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वो जहाँ परफेक्ट हुई ना वहाँ पे बड़ा एडिमा हो गया ना, एडिमाटिस एंड हो गया उन्हें, और फ्राइबल से अब आपने अगर सूचरिंग की भी तो वो ठीक नहीं होगी। तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने जो है ना वो इसोफेगस को, जो उसका डिस्टल एंड है उसको बंद कर देना है, और जो प्रोक्सिमल एंड है उसको आपने नेक के जरिए बाहर ले आना है, ठीक है, आउट, जैसे वो स्टोमा नहीं बनाते उसको बाहर लेना है। उसके बाद आपने फीडिंग के लिए जजनोस्टमी कर देनी है। अब पहले ना मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे ये लगा कि जब उसके प्रोक्सिमल एंड को बाहर लेकर आए हैं तो वहीं से फीडिंग करा दें। फिर मेरे माइंड में आया कि प्रोक्सिमल एंड को बाहर लेकर आए हैं, डिस्टल एंड तो बंद कर दिया था, तो प्रोक्सिमल एंड से कैसे फीड करा सकते हैं, रास्ता तो बंद है। अच्छा, फिर ना इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा साथ फीडिंग जेजुनोस्टमी भी करनी है, कि जेजुनोम से ना उसका स्टोमा एब्डोमेन पे बना दे, कि वहाँ से आपने फीड कराना है पेशेंट को, फीडिंग जेजुनोस्टमी करनी है न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जब ज़्यादा इतना टाइम गुजर जाए, 3 से 4 दिन के, वो जो एडिमा वगैरह वो सारा कुछ रिलीव हो जाए, ठीक हो जाए, उसके बाद आप पेशेंट को जो है ना वो दोबारा से वो सारा काम ठीक कर सकते हो, उसका इसोफेगस, ठीक है, वापस अंदर ले जाकर अगर कोई गैप है अंदर तो उसको ब्रिज करने के लिए जजनम को यूज़ कर सकते हो और फिर उसको ठीक कर सकते हो। बाज़ वक़्त आपको इसोफेजेक्टमी भी करनी पड़ सकती है, कि इसोफेगस में बाहर निकालनी पड़ सकती है, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा, ये यूजुअली होता है कि अगर केमिकल किसी ने इंजेस्ट करी उसकी वजह से परफोरेशन हो, तो उस केस में इतना डैमेज होता है कि आपको इसोफेगस निकालनी पड़ती है। और अगर परफोरेशन जो है ना वो एब्डोमिनल पार्ट की हुई है, तो पेरिटोनाइटिस साथ हो गया होना, तो उस केस में आपने लेप्रोटमी करनी है और वहाँ पे सारा उसको अच्छे से वॉश करना है पेरिटोनियल कैविटी को। और अगर ये परफोरेशन कैंसर मेलिग्नेंसी की वजह से हुई हो तो तब आपने स्टेंट भी प्लेस करना होता है, ठीक है? तो ये 4 से 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं। आगे मेलरी वीस सिंड्रोम आ जाता है। मेलरी वीस सिंड्रोम क्या होता है कि वर्टिकल एक टीयर आ जाता है कार्डिया पे, मतलब जो स्टमक का पोर्शन है कार्डिया उस पे आ जाता है, और ये फोर्सफुल वोमिटिंग की वजह से होता है। अब ये सिर्फ टीयर आया है, मैंने ये नहीं कहा परफोरेट किया है, सिर्फ टीयर एक आ गया है, ठीक है, म्यूकोजा पे। अब इसकी वजह से क्या होता है कि 90% केसेस में जो है ना ये जस्ट बिलो द स्कैमोकोलमनर जंक्शन आता है, और इसकी वजह से हेमाटोमेसिस या मलीना हो सकता है कि अपर जे ब्लीड होती है, और यूजुअली माइल्ड से ब्लीडिंग ही होती है, और आप स्क्लेरोथेरेपी का इंजेक्शन लगा दो तो एंडोस्कोपी से, तो बाज़ औक़ात तो ये ठीक हो जाता है, ठीक है, बाज़ औक़ात इंजेक्शन के बगैर भी ठीक हो जाता है। आगे जो बोरिस सिंड्रोम है ये बड़ी ना सीवियर सिचुएशन है। इसमें क्या होता है, इसमें ना स्पॉन्टेनियस परफोरेशन है, इसमें टीयर नहीं है, इसने इसोफिगस ने परफोरेट ही कर जाना है, उसके डिस्टल पोर्शन है। अच्छा, ये होता कब है, ये ना होता है कि जब इसोफेगस का इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, यानी पेशेंट को बार बार वोमिटिंग आ रही है, और एक दफ़ा उसको इतनी प्रेशर से वोमिटिंग आई लेकिन उसका जो ग्लोटिस था वो खुल नहीं सका, ग्लोटिस जो है ना बंद रह गया। ग्लोटिस क्यों बंद रह गया, क्योंकि जो क्रिकोफ्रेंजिस मसल है वो रिलैक्स ही नहीं हुआ, ठीक है? ये होता है न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन वजह से, कि सही से कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, नीचे से वोमिटिंग तो आई स्टमक की साइड से लेकिन ऊपर ग्लोटिस बंद रह गया। तो उस केस में क्या होता है कि वो सारा प्रेशर इसोफेगस की वॉल पे लगता है, इसोफेगस की वॉल कर जाती है परफोरेट। अब इसमें पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होती है, और सिवियर चेस्ट पेन होती है, और इस केस में फिर हमें क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया कि बोरिन में हमेशा सर्जरी ही करनी पड़ती है अगर पेशेंट बच जाए, वरना ये बड़ी सीवियर होती है, डेथ भी हो सकती है। तो फिर पेशेंट की हम सर्जरी करके उसको रिपेयर करते हैं, ठीक है, आप क्लोज करते हो उसको। आगे क्रोसिव कास्टिक इंजरी आ जाती है। ये क्या होता है क्रोसिव कास्टिक इंजरी, ये होता है कि अगर अल्कली एसिड जो है ना इंजेस्ट कर लिया जाए तो उस केस में होता है।
पीएच लेस देन 2 हो तो वो एसिड होता है, पीएच मोर देन 12 हो तो वो कास्टिक डैमेज होता है। इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एसिड होते हैं ना वो बैटरी की मतलब किस-किस चीज़ों से आते हैं। बाज़ औक़ात ना ये पूछ लेते हैं कि आप हमें बताएँ कि ऐसा क्यों होता है कि यूजुअली बच्चों में ही होता है ना कि बच्चे एक्सीडेंटल तौर पे वो पी लेते हैं एसिड या अल्कली, उन्हें नहीं पता चलता। तो वो पूछते हैं कि ऐसे घरों में कौन-सी चीज़ें होती हैं जिनमें एसिड होता है, जो बच्चे एक्सीडेंटली इंजेस्ट कर सकते हैं? घरों में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनमें अल्कली होती है? तो या यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपने अच्छे से करना है। जो एसिड होते हैं वो बैटरी जो होती हैं ट्वाइस की हैं, उन उनमें एसिड हो सकते हैं। डिफरेंट जो है ना वो बैटरीज, उसके अलावा एंटी ट्रस्ट कंपाउंड, ठीक है, एंटी रस्ट कंपाउंड और टॉयलेट क्लीनर्स, इन सब में एसिड है। टॉयलेट क्लीनर में एंटी रस्ट जो कंपाउंड हमको यूज़ कर रहे हैं ये बैटरीज। अल्कली स्किन होती है, अल्कली होती है ड्रेन क्लीनर्स, ठीक है, वॉशिंग पाउडर जितने भी होते हैं, हेयर स्ट्रेटनर स्ट्रेटनेस और ब्लीचेस, ये सारे जो है ना ये हैं अल्कलीज आपकी। तो इनमें से कोई भी अगर बच्चे ने एक्सीडेंटली इंजेस्ट कर लिया तो उसको इंजरी हो सकती है। अल्कली जो है ना अब ये क्या करती है, अल्कली का क्या मैकेनिज्म है, एसिड का क्या, जो अल्कली ना टिश्यू को डिसॉल्व करती रहती है, पहले उसने इसी फिगस के टिश्यू को डिसॉल्व करना है, उसको ना डीपली पेनिट्रेट करती रहती है। लेकिन जो एसिड है ना वो डीपली नहीं जाता, वो ना कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कर देता है। जब एक दफ़ा कोएगुलेशन बन गया तो फिर इसकी डीप नहीं हो जाता, जिससे पेनिट्रेशन लिमिट हो जाती है। एसिड जो है ना वो, ये भी एमसीक्यू पॉइंट है, एसिड ज़्यादा डैमेज करता है स्टमक में, और जो अल्कली है वो ज़्यादा डैमेज करती है इसोफिगस में, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। अच्छा, और जो इस एसिड है ना वो यूजुअली स्ट्रक्चर काज करा देता है, प्री पाइलोरी क्रिया में स्ट्रक्चर काज करा देता है, ठीक है। और जो बाज़ औक़ात एसिड जो है ना वो बोवल, स्मॉल बोवल में भी डैमेज करा सकता है, लेकिन जो अल्कली है उसकी ज़्यादा इंजरी इसोफिगस में होगी। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, क्लिनिकल फीचर डिपेंड करता है कि कितनी, एक तो कितना ज़्यादा इनटेक किया है, दूसरा एक्सटेंट क्या है लेकिन की। एक तो उसने, आप देखो एसिड या अल्कली मुंह से गुजर के गई है ना, तो एक तो पेन इन माउथ होगा, सब स्टर्नल रीजन में पेन बहुत ज़्यादा होगी, स्लाइवा बहुत ज़्यादा बन रहा होगा, डिस्फेजिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, हेमाटोमेसिस, ये सारा कुछ हो जाएगा। स्ट्राइडर, होर्सनेस, लेरिंजाइटिस भी हो सकता है अगर लेरिंक्स इन्वॉल्व हो गया तो। और अगर अगर साथ इसोफिगस परफोरेट कर गई है, ये नहीं ज़रूरी नहीं कि हर केस में इसोफिगस परफोरेट ही करे, लेकिन अगर कर गई है साथ परफोरेट तो उसमें हाइपोटेंशन, फीवर, डिस्निया, पेरिटोनाइटिस, ये सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं दोबारा सिम्टम रिवाइज करती हूँ, एक तो पेन इन माउथ होगा, सबस्टेरल रीजन में भी पेन होगी, सलाइवा बहुत ज़्यादा बनेगा, डिस्फेजिया होगी, साथ एपिगेस्ट्री, मतलब पेन एपिगेस्ट्री में भी हो रही है, माउथ में भी हो रही है, सबस्टर्नम भी हो रही है, हेमाटोमेसिस भी होगा, और लैरिंक्स अगर इन्वॉल्व हो गया तो हॉर्सनेस और स्ट्राइडर और लेरेंजाइटिस भी होगा, ठीक है। और अगर इसोफेगस परफोरेट कर गया तो हाइपोटेंशन, फीवर, वो सारी चीज़ें भी होंगी। मैनेज कैसे करना है, सबसे पहले तो पेशेंट को रिससिटेट करोगे, एयरवे उसका एवेलुएट करो, एयरवे प्रोटेक्शन करो, वो सारी जो हमने एटीएलएस में पढ़ी हुई है उसको फ्लूइड दो, पीपीआई दो, ठीक है। पीपीआई जो हिस्टामिन ब्लॉकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद उसको एनजी ट्यूब इंसर्ट करना आपने नहीं करनी, एनजी ट्यूब इंसर्ट नहीं करनी, आप लिखो इट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि ये एग्रेवेट कर सकती है। अगर परफोरेशन नहीं भी हुई तो आपने एनजी डालते डालते परफोरेट कर देना है, तो इसलिए एनजी ट्यूब नहीं इंसर्ट करनी। अच्छा, न्यूट्रलाइजिंग एजेंट कुछ कहते हैं देने चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं देने चाहिए। फिर आपने क्या करना है, फिर जो है ना इनिशियल रिससिटेट करने के बाद अब फर्दर इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर इवैल्यूएशन के लिए आप एक्सरे भी करवा सकते हो, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी जो है ना, एक तो स्किल्ड एंडोस्कोपी, स्किल पर्सन, एक्सपीरियंस्ड पर्सन ने करनी है। दूसरी ज़रूरी है कि आप 12 से 24 आवर्स में एंडोस्कोपी कर लेते हैं। एंडोस्कोपी को डिले नहीं करते, 12 से 24 आवर्स में कर लेते हैं, क्योंकि हमने इंजरी की ग्रेडिंग करनी है, हमने देखना है कि इंजरी की क्या ग्रेड है, क्योंकि ग्रेड के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से फर्दर हमने मैनेजमेंट करनी है। तो एंडोस्कोपी पहले दिन में 12 से 24 आवर्स में कर लेनी ज़रूरी है, ठीक है। और अगर फिर आपने शुरू शुरू के दिन में नहीं की तो फिर 5 से 15 डेज़ के लिए एंडोस्कोपी अवॉइड करनी है, उसके बाद नहीं करनी, क्योंकि जो एंटीजन बहुत सीवियर हो चुका होता है और परफोरेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हम ग्रेडिंग करते हैं एंडोस्कोपी की बेस पे, ये क्या ग्रेडिंग होती है। फर्स्ट डिग्री या फर्स्ट ग्रेड होता है कि सिर्फ म्यूकोजा में हाइपोनिया और एडिमा सा हुआ है, बस। सेकंड डिग्री होती है कि हेमरेज भी हुआ है साथ, और अल्सरेशन भी हुई है, और एक सूडो मेम्ब्रेन सी बन गई है, ठीक है। थर्ड डिग्री ये होती है कि म्यूकोजा स्लफ हो गया है और अल्सर जो बने हैं वो डीप अल्सर बने हैं और बहुत ज़्यादा हेमरेज हुआ है। सेकंड में था ना कि माइल्ड हेमरेज, यहाँ पर है सिवियर मैसिव हेमरेज, और ल्यूमन बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट कर गया है एडिमा की वजह से, और परफोरेशन हो गई है। तो जितनी भी सिवियर सिवियर चीज़ें हैं वो सारी थर्ड डिग्री में डाल दो, परफोरेशन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमन और मैसिव हेमरेज, ये वाली चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा था कि एंडोस्कोपी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने मैनेजमेंट एंड डिग्री के हिसाब से करनी है। अगर तो फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री इंजरी है तो उसको आप कंजर्वेटिव मैनेज कर सकते हो कि हाइपरीमिया हुआ है सिर्फ और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई है, तो इसको आप कंजर्वेटिव मैनेज करो कि पेशेंट को एनपीओ रखो, उसको पारेंटल न्यूट्रिशन करते रहो कि वो फिर आस्ता आस्ता ये हीलिंग हो जाए। और अगर जो है वो इसके बाद हीलिंग के बाद स्ट्रक्चर बनते हैं तो उनको आप एंडोस्कोपी डायलिटेशन से ठीक कर दो, ठीक है।
लेकिन अगर कम्प्लेक्स परफोरेशन हुई है, कम्प्लेक्स इंजरी हुई है, तो उस केस में आपको सर्जरी करनी पड़ सकती है, डिब्राइडमेंट करनी है, ईसोफेजेक्टमी भी इवन करनी पड़ सकती है, ईसोफिजियोगैस्ट्रेक्टमी भी करनी पड़ सकती है। तो वो फिर बड़ी सीवियर कंडीशन हो जाती है। और कास्टिक इंजरी का सीक्वल भी याद रखना होता है कि कास्टिक इंजरी में बाद में क्या हो सकता है, 60% केसेस में स्ट्रक्चर बनते रहते हैं, उनको फिर आपको बार बार डायलेट करना पड़ता है। गैस्ट्रिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इसोफेगस का इवन कैंसर हो सकता है इस इंजरी के बाद। और ट्रेकोएसोफेजियल फिस्टुला भी बन सकता है। तो ये बाद में जो इसका सीक्वल होता है, ये बाद में इस तरह के मसले हो सकते हैं। अब लास्ट जो टॉपिक है ना, वो है कार्सिनोमा इसोफिगस। इसको देख लेते हैं। कार्सिनोमा जो इसोफेगस का, वो 6 मोस्ट कॉमन कैंसर है। और आपको मैंने बताया था कि ये जो है ना, एडिनोकार्सिनोमा भी होता है और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी होता है। इसमें ना बहुत लेट पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट करते हैं। और लेट इसलिए प्रेजेंट करते हैं कि वो अगर उनको कोई गर्ड वगैरह की इस तरह कोई सिम्टम आए, तो आराम से जो है ना, वो पीपीआईज खाते रहते हैं और वो बड़ी लेट फिर प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है वो यूजुअली मिडल थर्ड ऑफ इसोफेगस में होता है। जो एडिनोकार्सिनोमा है वो यूजुअली लोअर थर्ड ऑफ इसोफेगस में होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन है, वो एडिनोकार्सिनोमा से ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अब एडिनोकार्सिनोमा का इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। और वेस्टर्न कंट्री में एडिनोकार्सिनोमा ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, उसके बाद ये देखना है कि इनके दोनों के अगर मैं आपको रिस्क फैक्टर बताऊँ, तो एडिनोकार्सिनोमा का एक बेरियट इसोफेगस मैंने आपको पहले बताई है, तो बैरेट इसोफेगस और साथ गर्ड भी आ जाएगी, क्योंकि गर्ड बैरेट करवाती है। ओबेसिटी भी आ रहा है, क्योंकि ओबेसिटी गर्ड करवाती है। हाई फैट इंटेक आ जाएगा, हाई अल्कोहल इंटेक आ जाएगा, स्मोकिंग। तो अल्कोहल और स्मोकिंग तो यूजुअली हर तरह के कैंसर में आ ही जाता है। तो ये सारे फीचर्स हैं, डिस फीचर हैं एडिनोकार्सिनोमा के। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में भी स्मोकिंग और अल्कोहल आ जाएगा। साथ नाइट्रोसामिन डाइट इंपॉर्टेंट है। और साथ विटामिन ए, सी, जिंक और मोलिब्डेनियम की डेफिशिएंसी, इसको जो है ना आपने याद रखना है, विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक और मोलिब्डेनियम की डेफिशिएंसी। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर बन जाए, और मैंने आपको बताया था एक लेजिया हो अगर लॉन्ग स्टैंडिंग, वो भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करवा देता है। अगर सीलियक डिजीज उसके साथ भी हो सकता है। टाइलोसिस एक होता है, एब्नॉर्मल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो है ना हाइपर केराटोसिस होती है, ठीक है। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी याद रखना है। तो स्क्वेमस सेल के फीचर कह रही हूँ, रिस्क फैक्टर ज़रा ज़्यादा है, तो आपने ये सारे याद रखने हैं। अच्छा, प्रेजेंटेशन कैसी होती है? डिस्फेजिया सबसे कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब भी पेशेंट डिस्फेजिया के साथ आए और उसकी एज ज़्यादा हो, तो आपने एंडोस्कोपी ज़रूर करनी है, मस्ट करनी है। और रेट्रोस्टेनल डिस्कम्फर्ट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक मैस सा बन रहा है, तो रेट्रोस्टेनल डिस्कम्फर्ट हो सकती है। और अगर ये ट्यूमर एक्सटेंड कर गया, यूजुअली ऐसा ही होता है, ट्यूमर एक्सटेंड कर जाता है, पेशेंट फिर आते हैं, तो अगर तो इसने ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री को पकड़ लिया जाकर, लेरिंक्स को, ट्रेकिया को, तो फिर स्ट्राइडर, कफ, चोकिंग, एस्पायरेशन, नमोनिया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर इसने रिकरेंट लारिंजियल को पकड़ लिया, तो फिर होस्टनेस वॉइस के साथ पेशेंट आ सकते हैं। और हर कैंसर की तरह इसमें भी वेट लॉस एनीमिया हो सकता है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी हो सकती है। ये सारी होगी इसकी प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो एंडोस्कोपी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है। आप डायरेक्टली देख लेते हो कि ट्यूमर कहाँ पर है, उसका आप बायोप्सी ले लेते हो, फिर उसको आप हिस्टोलॉजी देख लेते हो, एक्यूरेट आप डायग्नोसिस बना लेते हो। उसके बाद अब आपने स्टेजिंग भी तो करनी है ना। ये तो आपने देख लिया कि इसोफेगस में ट्यूमर है, अब आपने ये भी तो देखना है उस ट्यूमर सेपरेट कितना किया है। तो एक तो उसका लोकली सेपरेट देखने के लिए कि लोकली वो कितना सेपरेट किया, उस लोकली सेपरेट को देखने के लिए हम करते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड में क्या करते हैं, एंडोस्कोपी तो हम नॉर्मली कर ही रहे थे, आप एक अल्ट्रासाउंड का प्रोब अटैच कर लोगे इसोफी उसके साथ, एंडोस्कोपी के साथ, ठीक है, उसके टिप पे आप अटैच कर लोगे, जिससे आप क्या करोगे, जब आप अंदर लेके जाओगे ना एंडोस्कोप को, तो आपको पता चल जाएगा कि वॉल में कितना ट्यूमर ने पेनिट्रेट किया हुआ है, ठीक है। हमने ना इसी पेनिट्रेशन की बेस पे इसकी ना आगे स्टेजिंग करनी है, वो मैं फिर आपको बताऊंगी, ठीक है, इसी पेनिट्रेशन की बेस पे कि कितना पेनिट्रेट किया है। तो आपने वो देख लेनी कितनी पेनिट्रेशन है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुए हैं कि नहीं, वो भी आप इस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में देख लेते हो, और इसकी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी होती है। तो ये आपने याद रखना है। तीसरा, अगर आपने पूरी बॉडी में हमें देखना है कि भाई मेट्स कहाँ कहाँ गए हैं, तो उसके लिए हम सीटी स्कैन करते हैं, चेस्ट का भी, एब्डोमेन का भी, पेल्विस का भी। ये हमें दिखा देता है कि लिम्फ नोड कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हुए हैं, और डिसैमिनेशन कहाँ पर हुई है, हेमाटोजेनिस भी, लंग्स में, लिवर में, पेरिटोनियम में कहाँ पर गया है, ये सारी चीज़ें हमें दिखा देता है, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी भी हम कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी में हम ये देख रहे होते हैं कि एयरवे जो है वो उसकी इन्वेजन हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि जो एयरवे की इन्वेजन अगर हो जाए ना, तो ये अनरिसेक्टेबिलिटी का साइन होता है कि फिर आप ट्यूमर को नहीं निकाल सकते सर्जरी करके, ठीक है, फिर पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही देना पड़ेगा। लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं पेरिटोनियल डिजीज को देखने के लिए, और पेट स्कैन भी बहुत अच्छा स्कैन होता है, ये हमें दिखा देता है अगेन वही चीज़ के मेट्स दिखा देता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो स्टेजिंग की बात कर लेते हैं। स्टेजिंग ना मैं आपको ये बताऊंगी तो मैं इसोफिगस की, इसोफिजियल कार्सिनोमा की, लेकिन ये जो स्टेजिंग का तरीका है ना, ये बहुत सारे कैंसर पे अप्लाई हो जाना है, कोलोरेक्टल कैंसर पे भी, और आई गेस स्टमक के कैंसर पे भी। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो मैं आपको बताते जाऊंगी कि देखें वही वाला तरीका अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं टी का आपको बताती हूँ। टी में ना आपने क्या याद रखना है, आपने ना टी के ए बी को भी छोड़ें, सिर्फ टी के 4 आप पार्ट्स याद रखें, T1, T2, T3, T4। अब जो T1 है ना, अब आप बल्कि इससे भी पहले आपको हिस्टो का ज़रा नॉलेज अपना रिकॉल करें। हम क्या पढ़ते थे, हम पढ़ते थे ये म्यूकोजा है, ये सब म्यूकोजा है, ये जो है मस्कुलरिस लेयर है, और ये एडवेंटिशिया होती थी या सिरोजा होती थी उन केसेस में जहाँ पेरिटोनियम हो। तो अब इसोफेगस से ज़्यादा पोर्शन थोरक्स में पड़ा हुआ, तो यहाँ पे हम एडवेंटिशिया का वर्ड यूज़ करेंगे। तो म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और एडवेंटिशिया, ये 4 लेयर्स हम पढ़ते होते थे, ठीक है।
फिर म्यूकोज़ा के फर्दर हम कुछ ना फर्दर डिवीजन कर लेते थे कि म्यूकोज़ा में फर्दर एक लैमिना प्रोप्रिया भी होगा और म्यूकोज़ा में एक अपना भी थोड़ी सी मसल्स की लेयर होगी। मतलब एक तो मसल्स प्रॉपर लेयर है ना मसल्स की, जो कि सब म्यूकोज़ा के बाद आएगी, जिसको मस्कुलरिस प्रोप्रिया कहते हैं। लेकिन एक थोड़े बहुत मसल्स जो थे ना वो म्यूकोज़ा में भी पड़े होते थे, जिसको मस्कुलरिस म्यूकोज़ा कहते हैं। तो अब आपने T1 में ये देखना है कि जो कैंसर है ना आपका इसोफिगस का, वो म्यूकोज़ा और सब म्यूकोज़ा तक है। अब वो चाहे सिर्फ म्यूकोज़ा तक हो, चाहे वो सिर्फ सब म्यूकोज़ा तक हो, ये आपकी टेंशन अभी नहीं है। अभी सिर्फ ये कहना है या म्यूकोज़ा या सब म्यूकोज़ा तक है। T1। T2 में कैंसर मसल्स तक चला गया है, जो सब म्यूकोज़ा के बाद मस्कुलर लेयर थी वहाँ तक चला गया। और T3 में कैंसर एडवेंटिशिया तक चला गया। अब एडवेंटिशिया को उसने जो है ना वो क्रॉस करके सराउंडिंग में नहीं गया, लेकिन एडवेंटिशिया तक पहुँच गया। और T4 में वो एडजेसेंट स्ट्रक्चर तक चला गया। तो ये मैंने आपको कहा था कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में हम ये देख रहे थे कि उसने कितना पेनिट्रेट किया वो कैंसर ने। अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि म्यूकोज़ा और सब म्यूकोज़ा T1 में आते हैं, तो उनका अगर हम सेपरेट कर लें, अगर सिर्फ म्यूकोज़ा तक है कैंसर तो T1 है, अगर सब म्यूकोज़ा में भी है तो T1 भी है। ठीक है, तो ये होगी जी आपकी स्टेजिंग टी के हिसाब से। आगे एन के हिसाब से होता है N1 अगर मेट्स हैं लिम्फ नोड में, N0 अगर नहीं है तो मेटास्टेसिस का भी ऐसे M0 अगर मेटास्टेसिस नहीं है, M1 अगर मेटास्टेसिस है। अब इसका प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट कैसे हमने ट्रीट करना है। अब अगर तो कैंसर जो है ना उसकी आपने स्टेजिंग के हिसाब से ट्रीटमेंट करनी है। अगर तो कैंसर जो है वो सिर्फ म्यूकोज़ा सब म्यूकोज़ा तक ही है और लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व नहीं है, तो सिंपली आप इसोफेगस को निकाल दो, क्योंकि कैंसर सारा इसोफेगस में पड़ा हुआ है ना, आप इसोफेगस को निकाल दो। और अगर कैंसर जो है वो है तो उधर ही इसोफेगस में, लेकिन ना वो मसल्स तक चला गया। मसल्स तक जब वो चला गया ना तो हम सिर्फ इसोफेगस को नहीं निकालेंगे, हम साथ लिम्फ नोड को भी निकाल देंगे, चाहे उसने भी लिम्फ नोड को इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन हम सोचेंगे कि हो सकता है ना इसने किया हो थोड़ा बहुत, तो हमें सच नज़र ना हो, तो हम लिम्फ नोड को भी साथ निकाल देना इसोफेजेक्टिव। मतलब ये मेरा याद करने का तरीका है, ठीक है, आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं, बट मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि अगर वो मसल्स तक भी चला गया ना तो फिर हम लिम्फ नोड को भी साथ ही निकाल देंगे। तीसरा कि अगर वो मसल्स तक चला गया, ठीक है, और T3 स्टेज है, मसल तक नहीं चला गया, एडवेंटिशिया तक चला गया, T3 स्टेज है, मसल से भी आगे चला गया। अब आपने अपना ट्रीटमेंट भी थोड़ा आगे ले जाए। अब आप लिम्फ नोड निकालने के साथ साथ कीमो रेडियोथेरेपी भी ऐड कर लें, मतलब इसोफेजेक्टमी भी, लिम्फेडेनेक्टमी भी, कीमोथेरेपी भी, रेडियोथेरेपी भी। ठीक है, और फोर्थ वो एडवेंटिशिया से भी आगे चला गया, सराउंडिंग स्ट्रक्चर में, ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री में या रिकरल एंजियलम में या जहाँ भी, तब अब आप सर्जरी नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना कि जब अगर ब्रोंकोस्कोपी करके आपने देखना है अगर ट्रेकिया इन्वॉल्व हो चुका है तो आप सर्जरी नहीं कर सकते, आप इसोफेजेक्टमी नहीं करोगे। फिर आप पैलिएटिव ट्रीटमेंट, आप स्टेंटिंग कर दो, ठीक है, आप जो है वो स्टेंटिंग इसलिए करेंगे कि डिस्फेजिया रिलीव हो जाए, आप लेजर ट्रीटमेंट कर दो, एथेनॉल इंजेक्शन लगा दो, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी, तब हम ये सब कुछ करेंगे। सही हो गया। और वो बताते हैं कि जो यूजुअली इसोफेगस के कैंसर के पेशेंट बड़ा लेट प्रेजेंट करते हैं तब तक डिजीज़ स्प्रेड कर चुकी होती है, और मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट हमें फिर पैलिएटिव ही करना पड़ता है। ठीक है, और जब तक डिजीज़ जो है वो सिर्फ इसोफेगस में रहे, कोई स्प्रेड ना हुआ हो, कोई हिमेटोजेनिक स्प्रेड ना हुआ हो, तो तब आप जो है ना वो इसोफेजेक्टमी कर सकते हो। लेकिन अगर डिजीज़ स्प्रेड हो चुकी है तब फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, तब फिर आप पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही करते हो। अब आगे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन सर्जरी बताई हैं। एक तो सिस्टेमिक मेटास्टेसिस मैंने बताया, अगर मेट्स हैं तो फिर आप सर्जरी नहीं करते। अगर वेसल्स इन्वॉल्व हो गई हैं, अगर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, अगर पेशेंट अनफिट है सर्जरी के लिए, कि पेशेंट बेचारे को वैसे इतनी डिजीज़ है कि अगर आपने उसको एनेस्थीसिया दिया तो उसने वैसे ही उसकी डेथ हो जानी है। अगर जो है ना इसोफेजेक्टमी आप परफॉर्म कर तो रहे हो, लेकिन R0 रिसेक्शन नहीं हो सकता। आप ये R0 रिसेक्शन क्या, पहले इसको देखते हैं।